नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 5 में भाग 1 देखा। भाग 1 में आपने संपूर्ण जड़ के बारे में पढ़ा कि जड़ के क्या कार्य होते हैं, किससे विकसित होता है, इसका रूपांतरण कौन कौन से हो सकते हैं, और फिर जड़ के अग्रिम भाग के बारे में आपने पढ़ा। अब आता है भाग 2, जिसमें आपको बताया जाएगा उसके आगे टॉपिक के बारे में, जो कि है तना, जिसके बारे में मैंने आपको भाग 1 में भी बताया था कि तने का निर्माण बीज के में उपस्थित भ्रूण के प्रांकुर से होता है। मैंने बताया था कि बीज में जो भ्रूण होता है उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक तो मूलांकुर यानी रेडिकल और दूसरा प्रांकुर यानी प्लूम्यूल। तो जो तने का विकास है वो तने का निर्माण किससे होता है? तने का निर्माण प्रांकुर से होता है, भ्रूण के प्रांकुर से होता है। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा और बार बार पूछा जाता है कि तने का निर्माण किससे होता है, जड़ का निर्माण किससे होता है। तो तने का निर्माण भ्रूण के प्रांकुर यानी प्लूम्यूल से होता है और जड़ का निर्माण भ्रूण के मूलांकुर यानी रेडिकल से होता है। समझ में आया? मैंने बताया था आपको कि एक कोई सीड है तो उसमें इस तरह से एक संरचना निकली होती है जिसे हम मूलांकुर यानी रेडिकल कहते हैं। अंकुरित बीज में ही आपको ये दिखाई देगा। तो जो रेडिकल होता है उससे बनता है जड़। इसके पीछे ही जस्ट ऐसे पीछे संरचना होती है, उसे हम कहते हैं प्रांकुर, यानी इसको इंग्लिश में प्लूम्यूल कहते हैं। तो इस प्लूम्यूल से किसका निर्माण होता है? तने का। और फिर तने पर जो पर्व संधियां पाई जाती हैं, उनके बीच में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, उनसे अन्य तने की शाखा का निर्माण होता है या पत्ती का निर्माण होता है। तो तना क्या है? तना भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। तना पौधे का वायवीय भाग है जिस पर बहुत सारे शाखाएं पाई जाती हैं, पत्तियां पाई जाती हैं, फल विकसित होता है, पुष्प उगते हैं उस पर, तने पर। तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती फूल फल को संभाले रखना, तथा सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है तने का वो है जल और खनिज लवण का संवहन करना। देखिए यहाँ पर शब्द पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है संवहन, अवशोषण नहीं, संवहन लिखा है। अवशोषण कौन करता है? जल और खनिज का अवशोषण कौन करता है? जल और खनिज का अवशोषण जड़ पर पाए जाने वाले मूल रोम यानी रूट हेयर्स मृदा से जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, लेकिन उनका संवहन कौन करता है? तना। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई एक पौधा है, ठीक है, ये पौधे का क्या है? तना है, और इसके नीचे क्या है? उसके जड़ है। तो जड़ क्या करता है? मृदा से जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित करता है। अवशोषण करने का कार्य कौन करता है? जल और खनिज लवण के अवशोषण का कार्य कौन करता है? जड़। अब ये अवशोषित करके कहाँ भेजते हैं? तने को। तना क्या करता है? जल और खनिज लवण का संवहन करता है, कंडक्शन, मतलब जड़ से ले जाकर इसको पत्ती तक पहुंचाता है। यह कार्य कौन करता है? तना। ठीक, शब्द का अंतर आप समझिएगा। जल और खनिज लवण के संवहन का कार्य यानी कंडक्शन का कार्य, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य तना करता है, लेकिन जल और खनिज लवण के अवशोषण का कार्य कौन करता है? जड़ करता है। अब हम देखें तने के प्रकार। तना मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, शाकीय, काष्ठीय और आरोही तना। शाकीय तना जो बहुत ही मुलायम हो, पतला हो, हरे रंग का हो, जैसे आप गुलाब में देख सकते हैं, जैसे आप पालक लाते हैं तो पालक के जो तने हैं उसको देख सकते हैं, मुलायम होता है। तो ऐसे तने को हम क्या कहते हैं? शाकीय तना, शाक, हर्ब्स, छोटे पौधे। काष्ठीय तना यानी बड़े पौधे जिनकी जो तना होता है बहुत मजबूत होता है और कई वर्षों तक चलता है, ऐसे तने को हम क्या कहते हैं? काष्ठीय तना। आरोही तना, बहुत सारे पौधों में आपने देखा होगा कि एक पौधा अगर हमने जमीन पर लगाया तो दीवार पर चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंच जाता है। तो ऐसे भी तने होते हैं जो क्लाइंबिंग यानी आरोही का कार्य करते हैं, एक स्थान को पकड़कर उस पर चढ़ चढ़कर ऊपर तक गति करते हैं। तो ऐसे तने को हम आरोही तना कहते हैं। तो मुख्य रूप से तने के 3 प्रकार होते हैं, शाकीय, काष्ठीय और आरोही। शाकीय तना, यह तना दुर्बल एवं कोमल होता है तथा सामान्यतः हरा होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप साग ले आइए, पालक ले आइए, उसमें देख लीजिए, धनिया हो गया, पालक हो गया, इन सभी में जो आपको तने दिखाई देंगे वो बहुत कोमल, सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। इस प्रकार का तना साग में पाया जाता है, जैसे गुलाब, पालक आदि। गुलाब तो आपका साग, हाँ ठीक है, साग झाड़ी में आ जाता है गुलाब, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में रख सकते हैं पालक आदि। काष्ठीय तना
ऐसे तने जो बहुवर्षीय पौधों में पाए जाते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं, कास्ट जिन्हें हम शब्द करते हैं वुड, लकड़ी, मजबूत लकड़ी शब्द के प्रयोग करते हैं, काष्ठीय तने कहलाते हैं। तो इस प्रकार के तने बहुवर्षीय पौधों में पाए जाते हैं। ये काष्ठीय, दृढ़ होते हैं तथा वर्षों तक जीवित रहते हैं, जैसे पीपल, बरगद आदि के तने। आरोही तना, जब तना किसी आधार के सहारे चढ़ने का कार्य करे, आरोह करे, जैसे पान और बरबेरी आदि पौधों में। अब हम देखेंगे तने का रूपांतरण। जैसे आपने जड़ का रूपांतरण देखा था, जड़ का कार्य क्या होता है, मुख्य रूप से पौधे को सहारा प्रदान करना और जल और लवण का अवशोषण करना। लेकिन जड़ भी क्या करता था, कभी कभी भोजन संचय का फूल जाता था शकरकंद में, या फिर और भी जैसे रूपांतरण आपको बताया गया। उसी तरीके से तने का भी रूपांतरण होता है। तने का एक मुख्य कार्य होता है पौधे पर पत्ती शाखाओं को फैलाना, फूल फल को संभाले रखने का कार्य है, जल और खनिज लवण के संवहन का कार्य है। लेकिन इसके अलावा भी जो तने हैं होते हैं अन्य कार्य को करके वो रूपांतरित हो जाते हैं। अब इसमें मुख्य रूप से 3 रूपांतरण देखने को मिलता है। एक तो भूमिगत रूपांतरण, यानी कुछ तने ऐसे होते हैं जो भूमि के अंदर चले जाते हैं और वहाँ रूपांतरित होकर कोई अन्य कार्य करने लगते हैं। दूसरा अर्धवायवीय रूपांतरण, ऐसे तने जो आधा भाग उनका वायु में होता है, आधा भूमि की सतह पर, तो ऐसे तनों को हम अर्धवायवीय तना कहते हैं। वे तने भी जो कार्य है वो ना करके दूसरा कार्य करते हैं, बताया जाएगा आगे। वायवीय रूपांतरण, ऐसे तने जो पूर्ण रूप से वायु में हो और वहाँ पर वो रूपांतरित, यानी जैसे कांटे हो गए, तने पर जो कांटा अगर है तो तने का रूपांतरण है। तने का कार्य क्या है, शाखाओं को फैलाना, पत्ती फूल फल को संभालना और जल और लवण का अवशोषण संवहन करना। लेकिन यहाँ पर वो रूपांतरित होकर क्या बन गया, कांटा बन गया, वो दूसरे शत्रु से रक्षा करता है। या फिर ऐसे तने जो रूपांतरित होकर टेंड्रिल्स बना लेते हैं और वो दूसरे पौधों पर चढ़ने के लिए कार्य करता है। तो ऐसे रूपांतरण को हम वायवीय रूपांतरण कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमिगत रूपांतरण, यानी पौधे के ऐसा तना जो भूमि के अंदर चला जाए और रूपांतरित होकर अन्य कार्य करने लगे, इन सब के अलावा कोई अन्य कार्य करने लगे। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है कंद का। कंद यानी ट्यूबर। कंद का सबसे अच्छा उदाहरण है आलू। आलू जो हम खाते हैं काट कर, छील कर, जिसका हम चिप्स बनाकर या सब्जी बनाकर खाते हैं, वो आलू का पार्ट वो कंद कहलाता है। आलू के पौधे का वो जो भाग जो हम खाते हैं वो कंद कहलाता है, यानी ट्यूबर कहलाता है। तो जो आलू होता है वो क्या है, जड़ नहीं होता, वो क्या होता है, तना होता है, रूपांतरित तना। आलू का जो कंद है जो हम खाते हैं, आलू का कंद, वो क्या होता है, वो रूपांतरित तना है, ये जड़ नहीं होता। ठीक है, जड़ नहीं होता। पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए आलू क्या है, जड़ या तना, तो आप क्या कहेंगे, आलू तना है। पूछा जाता है शकरकंद जो आलू की तरह होता है ना, शकरकंद क्या है, जड़ है या तना, तो शकरकंद के बारे में आपको भाग 1 में बताया था, क्या था, जड़। तो इन दोनों में अंतर स्पष्ट रखेंगे, बहुत सारे कंपटीशन पूछे जाते हैं, आलू तना है और शकरकंद जड़ है, याद रखेंगे। तो ये जो आलू होता है ये तना है, लेकिन तने का कार्य क्या होता है, शाखाओं को फैलाना, पत्ती फूल फल को संभाले रखना, जल और खनिज लवण का संवहन करना। लेकिन यहाँ पर ये तना जो होता है, जो आलू का कंद है, वो ये कार्य न करके भोजन का संग्रह करने लगता है। भोजन संचय के कारण फूल जाता है और साथ ही इन पर यहाँ पर ये आँखें मिलती हैं, इन्हें हम आँख कहते हैं, आइज कहते हैं। ये आँखें कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं, इनमें एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं जिनसे नए पौधे का भी विकास हो सकता है। ये आपको कक्षा 12 में बताया जाएगा, चैप्टर नंबर 3 में, और फर्स्ट में भी आपको बताया जाएगा, सॉरी 3 नहीं, फर्स्ट में ही बताया जाएगा। ठीक है, आलू का ये जो कंद भाग है वो क्या है, तना है, लेकिन यहाँ पर तने का कार्य न करके क्या कर रहा है, भोजन संग्रह करने का कार्य कर रहा है। और इस पर आंखें मिलती हैं जिनमें कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे नया पौधा विकसित होता है। तो यहाँ पर तना 2 अतिरिक्त कार्य कर रहा है, एक तो भोजन संचय का कार्य कर रहा है, दूसरा ये नए पौधे को विकास करने में भी सहायता करता है। यानी अगर आप आलू को छोड़ दो कुछ दिन के लिए तो आप देखोगे तो आलू में से, इन्हीं जगहों में से ऐसे नए शाखाएं निकलने लगती हैं, तने निकलने लगते हैं, अंकुरित होने लगता है। कुछ दिन और छोड़ दो, भूमि में गाड़ दो, अनुकूल परिस्थिति अगर मिल गया, इसको टेम्परेचर और जल खनिज सही मात्रा में मिल गया तो वो वृद्धि करके नया पौधा बना लेता है। तो ये पहला रूपांतरित रूप है तने का, कंद। इसी तरीके से प्रकंद यानी राइजोम, राइजोम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, प्रकंद का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अदरक। अदरक भी क्या है, जो हम अदरक कूच के चाय में डालते हैं, वो भी क्या है, तना है, जड़ नहीं है।
सभी सोचते हैं कि जो भूमि के अंदर पाया जाता है वो जड़ नहीं है, वो तना है। चाहे अदरक हो गया चाहे हल्दी हो गया, ये दोनों के दोनों तना होते हैं। और इन पर भी ऐसे ही आलू की तरीके से उन पर आप देखेंगे उनका भी कार्य क्या होता है। अदरक में भी आप देखेंगे तो अदरक में भी जो कार्य होता है वो भोजन संग्रह का कार्य होता है, भोजन संग्रह करते हैं ये। लेकिन इन पर भी अगर आप देखें तो पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं, और जो पर्व संधियाँ होती हैं उनमें कक्षस्थ कलिकाएँ पाई जाती हैं जिनसे नया पौधा विकसित हो सकता है। ये मान लीजिए एक अदरक है तो इसमें लाइनिंग आप देखते हैं, ये लाइनिंग क्या कहलाती है, ये कहलाती है पर्व, और इन दोनों के बीच का जो जगह होता है इसे हम पर्व संधि कहते हैं। तो पर्व संधियों में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। चूंकि पर्व संधियां हम नहीं देख पाते क्योंकि वो पत्ती से ढकी होती है, जिन्हें हम सल्क पत्र कहते हैं, सल्क पत्र से ढकी होती हैं, ब्राउन कलर के सल्क पत्र से ढकी होती। चाहे तो आप उस सल्क पत्र को हटा भी सकते हैं, हटाएंगे तो आपको साफ दिखेगा। वहाँ पर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जिनसे नया पौधा विकसित हो सकता है। तो ये दो रूपांतरण है तने का। तने का पहला जो भूमिगत रूपांतरण है उसमें दो एग्जाम्पल, कंद और प्रकंद, जिसके एग्जाम्पल आपको बता दिए। कंद का एग्जाम्पल आलू, प्रकंद का एग्जाम्पल अदरक और हल्दी। बस अब इतना आप पहले नोट करें, फिर हम आगे आपको लिखवाते हैं। लिखेंगे तना, स्टेम लिखेंगे। तना भ्रूण के प्रांकुर यानी प्लूम्यूल से विकसित होता है। तना पौधे का वायवीय भाग है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल उगते हैं। तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना है। यह जल, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। तने का प्रकार, तीन प्रकार के होते हैं। पहला शाकीय तना, दूसरा काष्ठीय, तीसरा आरोही। पहला लिखेंगे शाकीय तना में यह तना दुर्बल एवं कोमल होता है तथा सामान्यतः हरा होता है। इस प्रकार का तना शाक में पाया जाता है जैसे गुलाब, पालक आदि। दूसरा काष्ठीय तना, इस प्रकार के तने बहुवर्षीय पौधों में पाए जाते हैं। ये काष्ठीय एवं दृढ़ होते हैं तथा वर्षों तक जीवित रहते हैं जैसे पीपल, बरगद आदि। तीसरा आरोही तना यानी क्लाइंबिंग स्टेम, जब तना किसी आधार के सहारे आरोह करे, आरोह मतलब चढ़ने का कार्य करे, जैसे पान, बरबेरी आदि में। अब आता है तने का रूपांतरण। हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे तने में मुख्यतः निम्नलिखित तीन प्रकार के रूपांतरण देखने को मिलते हैं। पहला भूमिगत रूपांतरण, दूसरा अर्धवायवीय रूपांतरण, तीसरा वायवीय रूपांतरण। इसमें पहला हेडिंग डालेंगे भूमिगत रूपांतरण और लिखेंगे इस प्रकार का रूपांतरण प्रायः भोजन संचय अथवा वर्धी प्रजनन के लिए होता है। वर्धी प्रजनन का मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यह भी आपको नहीं बताया जाएगा, ये क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 में बताया जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। ये क्या होता है, यही जो मैंने अभी आपको बताया ना कि आँख पाई जाती है ना आलू पर, आँख से नया पौधा निकल आता है। देखिए किसी पौधे के किसी भाग से नया पौधा निकल आए तो उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी वर्धी प्रजनन। लिख सकते हैं अपने कॉपी में। वर्धी प्रजनन क्या होता है, जब किसी पौधे के कायिक भाग से, जैसे आलू के कायिक भाग से नया पौधा निकल आता है तो उसे हम वर्धी प्रजनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यानी भूमिगत जो रूपांतरण होता है वो भोजन संचय और वर्धी प्रजनन के लिए होता है। इसमें सबसे पहला एग्जांपल आप लिखेंगे कंद यानी ट्यूबर। लिखेंगे भूमि के अंदर शाखाओं के सिरे भोजन संचय के कारण फूलकर गोलाकार हो जाते हैं। इन पर आंखें यानी आइज पाई जाती हैं जो वास्तव में कक्षस्थ कलिकाएं यानी एक्सिलरी बर्ड होती हैं। एक्सिलरी बर्ड एक विशेष प्रकार की कोशिका है जो नए पौधे को जन्म देने में सक्षम होती हैं। आंखें सल्क पत्रों से ढकी होती हैं जैसे आलू आदि। दूसरा प्रकंद यानी राइजोम, यह शाखित मांसल और भूमि के अंदर क्षैतिज अवस्था में मिलता है। इन पर पर्व व पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं। पर्वसंधियाँ सल्क पत्रों से ढकी होती हैं जैसे अदरक और हल्दी। तीसरा आता है घनकंद, यानी इसे इंग्लिश में कॉर्म कहते हैं। देखिए जितने भी तने हैं जो भूमिगत रूपांतरण जिनका मैं बता रहा हूँ वे सभी लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें अंतर होता है। उनका थोड़ा सा लक्षण में अंतर होता है, आकार में अंतर होता है। जैसे आलू का आकार अलग है और राइजोम का एग्जाम्पल जो आपको बताया गया हल्दी और अदरक, उनका आकार अलग है। तो उन्हीं के बेसिस पर इनको अलग अलग प्रकारों में बांटा गया। जैसे अब आता है जो घनकंद यानी कॉर्म, जिसका एक एग्जाम्पल है अरवी। अरवी आप देखते होंगे तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ही ऊपर की तरफ वृद्धि करता है यानी ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। तो इस संरचना को, अरवी की इस संरचना को हम क्या कहते हैं, घनकंद। घनकंद, इससे भी नया पौधा विकसित हो सकता है क्योंकि इन पे भी कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है घनकंद। यह संघनित भूमिगत तना है जो भूमि में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है जैसे अरवी, केसर आदि। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है मॉडिफिकेशन, सल्ककंद यानी बल्ब। तो प्याज, लहसुन जब आप उसे
हरे रंग में देखेंगे तो आपको ऐसी संरचना दिखाई देगी, और इन्हीं के बीच में बीचों बीच पाया जाता है कक्षस्थ कलिका, जिनसे नया पौधा विकसित हो सकता है। इनके चारों तरफ फ्लैसी लीव्स पाए जाते हैं, मांसल सल्क पत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ से भी नया पौधा विकसित हो सकता है। इसका एग्जाम्पल घर में भी देखे होंगे। अगर कुछ दिन के लिए आप प्याज को रख दो तो प्याज से नया पौधा निकलने लगता है काफ़ी टाइम तक रखने के बाद। अगर उसके लिए जो इन्वायरमेंट है फेवरेबल हुआ, अनुकूल परिस्थिति हुआ, तो वहाँ से पौधे निकलने लगते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल प्याज लहसुन भी है। तो प्याज लहसुन जो हम खाते हैं वो क्या है, तने का रूपांतरण है। तो सल्ककंद यानी बल्ब, इसमें तना डिस्क के समान होता है, उसके चारों तरफ मांसल सल्क पत्र पाए जाते हैं। आप प्याज को काटो, छिलते जाओ छिलते जाओ छिलते जाओ, तो उसका वो क्या कहलाता है, मांसल सल्क पत्र कहलाता है। उसके बीचों बीच जो पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कक्षस्थ कलिका, और उसी से नया पौधा विकसित होता है। तो सल्ककंद का उदाहरण प्याज और लहसुन। ध्यान देंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। बार बार नीट में आप देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा जाता है, कंद का उदाहरण बताइए, आलू, प्रकंद का उदाहरण बताइए, अदरक और हल्दी, फिर सल्ककंद का उदाहरण बताइए, प्याज लहसुन, घनकंद का उदाहरण बताइए, तो घनकंद का उदाहरण अरबी और केसर। ये हो गया भूमिगत तने का रूपांतरण, जिसमें ये बताया गया। अब आता है अर्धवायवीय रूपांतरण। अर्धवायवीय शब्द क्या कहता है, आधा वायु में और आधा भूमि में। तो अर्धवायु में रूपांतरण में मुख्य रूप से 4 आते हैं। एक है ऊपरी भूविस्तारी, यानी जिसे हम रनर कहते हैं। ये भी खूब पूछा जाता है, रनर का उदाहरण बताइए। तो रनर का उदाहरण दूब घास, खट्टी बूटी। अब ये रनर क्या होता है, रनर क्या है, तो मान लीजिए ये भूमि की सतह है, ये भूमि की सतह है। अब यहां से कोई पौधा निकला, कोई पौधा यहां से विकसित हुआ, ठीक है, इसकी शाखाएं हैं। अब यहाँ से तना और निकला और एकदम क्षैतिज वृद्धि करते हुए भूमि के साथ साथ आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और दूर कहीं जाकर यहाँ से भी नया पौधा विकसित कर देता है। तो ऐसे तने के इसी रूपांतरण को देखिए, ये क्या है, तना है जो इस पौधे से निकला है। ये तना आगे बढ़कर भूमि के साथ वृद्धि करते हुए आधा, इसका ये वाला तली जो है वो भूमि से सटा हुआ है, ये वाला तली वायु में है, तो इसलिए ये क्या कहलाया, अर्धवायु। तो अर्धवायु तना कहलाता है। तो ये यहाँ से वृद्धि करते हुए आगे बढ़ता है और कहीं दूर कहीं जाकर नया पौधा विकसित कर देता है। इस प्रकार के तने को हम क्या कहते हैं, ऊपरी भूविस्तारी, या इसे हम इसी तने को हम क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। तो रनर एक अर्धवायवीय रूपांतरण है तने का, जो क्या कार्य कर रहा है, एक नए पौधे को विकसित कर रहा है। यानी यहाँ पर भी जो ऊपरी भूविस्तारी है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक प्रवर्धन का कार्य कर रहा है। तो जब तने लंबे होकर भूमि की सतह पर क्षैतिज वृद्धि करते हैं और पर्व संधियों पर नीचे की ओर जड़ें निकल आती हैं तथा ऊपर की ओर पत्ती निकल आती हैं, तो उसे हम ऊपरी भूविस्तारी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है दूब घास, खट्टी बूटी। दूब घास का पौधा देखेंगे तो यहाँ है, तना निकलकर आगे बढ़ा और फिर जमीन पे एक नया पौधा विकसित कर देता है। तो इस प्रकार के तने के रूपांतरण को हम क्या कहते हैं, ऊपरी भूविस्तारी। नेक्स्ट आता है भूविस्तारी यानी सकर, स्टोलोन। स्टोलोन। अब इसमें और क्या अंतर है, तो देखिए भूविस्तारी, इसमें शाखाएं मुख्य तने के आधार से निकलकर भूमि पर सभी दिशाओं में वृद्धि करती हैं, जैसे पुदीना, मिंट, चमेली, स्ट्रॉबेरी भी इसी में आता है। ऊपरी भूविस्तारी क्या है, ये मान लीजिए भूमि है, यहाँ कहीं पर एक पौधा निकला हुआ है, इसकी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच यहाँ से निकलकर वायु में ही आकर यहाँ पर भूमि के अंदर प्रवेश करती हैं और यहाँ से एक नया पौधा विकसित करती हैं। तो इस प्रकार के तने के रूपांतरण को हम क्या कहते हैं, भूविस्तारी यानी स्टोलोन। यानी ये जो तना है जो इस पौधे से आया है, इस तने को हम क्या कहते हैं, स्टोलोन, जो दूर कहीं जाकर नया पौधा विकसित कर रहा है। इसके एग्जाम्पल क्या है, पुदीना, मिंट, चमेली। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये भूमि के साथ क्षैतिज वृद्धि करता है और ये हवा में ही जाता है और दूर कहीं जाकर नया पौधा विकसित करता है।
अब आता है ऑफसेट भूविस्तारिका। तो ये मुख्य रूप से जलीय पौधों में पाया जाता है। मान लीजिए ये जल की सतह है, जल की सतह है। अब यहाँ पर कोई पौधा उगा हुआ है, यहाँ पर कोई पौधा उगा हुआ है, मान लीजिए जलीय पौधा। यहाँ से एक तना निकलकर दूर कहीं जाती है और यहाँ पर नया पौधा विकसित करती है। इसी प्रकार के तने को हम क्या कहते हैं? ऑफसेट। यानी हम सीधे सीधे कहेंगे कि अगर जल में इस प्रकार का तना निकलता है जो दूर कहीं जाकर नया पौधा विकसित करता है, इस प्रकार के तने के रूपांतरण को हम भूविस्तारिका यानी ऑफसेट कहते हैं। ये जलीय पौधों में मिलते हैं। इनका पर्व छोटा एवं फूला होता है तथा पर्व संधियों पर पत्तियों का समूह एवं जड़ें लगी होती हैं, जैसे पिस्टिया, जलकुंभी। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं ऑफसेट का एग्जाम्पल या भूविस्तारिका का एग्जाम्पल पिस्टिया और जलकुंभी। अब आता है अंतः भूविस्तारी यानी सकर। इसमें मुख्य तना भूमि के भीतर क्षैतिज वृद्धि करता है। यानी ये जो तना है वो यहाँ ना वृद्धि करके कहाँ वृद्धि करता है? भूमि के अंदर क्षैतिज वृद्धि करता है। जैसे ये इसका मान लीजिए जड़ है, यहाँ से तना निकला और भूमि के अंदर जाकर यहाँ पर नया पौधा बनाता है, तब इस तने को हम क्या कहते हैं? सकर कहते हैं। ठीक है, और दूर कहीं जाकर नया पौधा बनाता है। तो इसमें मुख्य तना भूमि के भीतर क्षैतिज रहते हुए वृद्धि करता है, परंतु शाखाएं भूमि के ऊपर पर्वसंधियों से निकल आती हैं, जैसे अनानास, गुलदाउदी। आइए अब देखते हैं तीसरा, वायवीय रूपांतरण। यानी तने का वह भाग जो वायु में है और रूपांतरित हो गया है। तने का जो कार्य होता है उससे वो परे कार्य कर रहा है, मतलब अलग कार्य कर रहा है। तो इनमें कुछ यहाँ पर 4 रूपांतरण दिए गए हैं, जैसे स्तंभीय तंतु, पर्णाभ स्तंभ, पर्णाभ पर्व और स्तंभ कंटक। सबसे पहले देखिए स्तंभीय तंतु यानी स्टेम टेंड्रिल। कुछ पौधों के जो तने होते हैं वो यहाँ पर देखिए, कुछ पौधों के जो तने हैं वो रूपांतरित होकर ऐसे कर्ली शेप में हो जाते हैं और किसी भी अन्य पौधे से या किसी शाखा से ये सहारा पाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं, उनसे जाके लिपट जाते हैं। तो तने का वह भाग जो ऐसा कार्य करता है, इस पूरे भाग को हम स्तंभीय तंतु यानी स्टेम टेंड्रिल कहते हैं। इनमें कक्षस्थ कलिकाएं शाखा न बनाकर तंतु बनाती हैं, यानी ये किसी भी अन्य पौधे पर या सरफेस पर लपेट सकती हैं, पौधे को सहारा प्रदान करने के लिए या चढ़ने के लिए सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं, जैसे अंगूर और कद्दू में। दूसरा, पर्णाभ स्तंभ यानी फिल्लोक्लैड। कुछ पौधों में आप देखेंगे, नागफनी में, नागफनी का जो हम मोटा सा भाग देखते हैं जिस पे कांटे होते हैं, वो पत्ती नहीं होता तो पूरी तरीके से ग्रीन है, पूरा हरा होता है। ये सब देखेंगे मोटा मोटा जो भाग होता है वो ग्रीन होता है, लेकिन वो पत्ती नहीं होता, वो उसका तना होता है। यानी औपंसिया यानी नागफनी में जो तना है वो रूपांतरित होकर पत्ती की तरह कार्य करने लगता है, उसमें भोजन का निर्माण भी होता है। ठीक है, पर्णाभ स्तंभ यानी फिल्लोक्लैड। इस प्रकार के रूपांतरण में तना मांसल पत्ती के रूप में रूपांतरित होकर चपटा हरा हो जाता है और पत्ती के समान कार्य करने लगता है, यानी भोजन का निर्माण करने लगता है, जैसे नागफनी, ओपनसिया या और यूफोर्बिया। तीसरा आता है पर्णाभ पर्व यानी क्लैडोड। कुछ पौधों में आप देखेंगे जैसे एस्पैरागस में ऐसे बहुत पतली मांसल संरचना बना लेती है। जब कक्षस्थ कलिका के स्थान पर निश्चित वृद्धि वाली हरी पत्ती के समान रचना जैसी शाखा पाई जाती है और यह केवल एक पर्व की बनी होती है, एक सिंगल पर्व, तब इसे पर्णाभ पर्व कहते हैं। इस पर लगी पत्तियां सल्क पत्रों के समान होती हैं, इन पर छोटी छोटी स्केली लीव्स होती हैं, जैसे एस्पैरागस और रस्कस। चौथा आता है स्तंभ कंटक यानी स्टेम थॉर्न। कुछ पौधों में तना कांटे बन जाते हैं, जैसे गुलाब में, गुलाब के पुष्प के पास या पत्ती के पास आप देखेंगे ढेर सारे कांटे होते हैं, तो वो जो कांटा है वो रूपांतरित तना होता है, तना ही रूपांतरित होकर कांटे बना लेते हैं। कक्षस्थ कलिका के स्थान पर शाखित या अशाखित कांटे निकलते हैं, जैसे करौंदा, गुलाब, कैक्टस, बबूल आदि। बस ये था तने के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब इसके बाद आता है पत्ती के बारे में। तो पत्ती के बारे में आपको भाग 3 में नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। तब तक कुछ क्वेश्चन से जिनके आंसर्स आपको देना है। सबसे पहला क्वेश्चन कि तने का निर्माण भ्रूण के किस भाग से होता है। दूसरा क्वेश्चन कंद का उदाहरण बताइए। तीसरा प्रकंद का उदाहरण बताइए। चौथा घन कंद का उदाहरण बताइए। पांचवा सल्क कंद का उदाहरण बताइए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उदाहरण ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको उदाहरण ही याद कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बस इतने क्वेश्चंस का आंसर आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दें। बाकी आगे के चैप्टर्स के लिए, आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।